देखिए रिलायंस के रिजल्ट्स पब्लिश हो गए हैं, तो अभी उसकी एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। एक पॉइंट ऑफ चीज आप पहले ध्यान रखिएगा कि रिलायंस के रिजल्ट्स जो भी इम्पैक्ट दें, उसका निफ्टी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। प्लस इसके रिजल्ट्स को हमको 3 पार्ट में देखना पड़ता है। एक उनका ऑयल बिजनेस कैसा कर रहा है, एक उनका रिटेल कैसा कर रहा है, एक उनका आपका जियो कैसा कर रहा है, क्योंकि आगे चल के ये तीनों सेपरेट कंपनीज बनने वाली हैं। जब तक बाकी दोनों कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो जाए, शायद ये लोग इसको डीमर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, बड़ी बैनर के अंदर क्या छोटी छोटी कमियां छुप जाती हैं, तो वो अभी वो वैसे ही कर रहे हैं। सेकेंड चीज, रिलायंस एज ए स्टॉक काफी दिन से अंडर परफॉर्मेंस दे के रखा हुआ है। इनफैक्ट वो लास्ट 1-1.5 साल में उसका रिटर्न नेग्लिजिबल ही है। ठीक है, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के रखेंगे कि बहुत ज्यादा कोई रिटर्न वो दे भी नहीं रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिजल्ट्स अभी कैसे चल रहे हैं वो देख लेते हैं। तो आइए पहले हेडलाइन नंबर देखते हैं। ठीक है, चलिए, काफी लोग बोलते हैं ना सर क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा है या ईयर ऑन ईयर अच्छा है, ये वो। अगर आप देख लो, अगर ईयर ऑन ईयर भी देखोगे आप, ठीक है, तो टोटल इनकम इनका कितना परसेंट बढ़ के आया है, 2% के आसपास बढ़ के आया है। 2,14,000 करोड़ से बढ़ के आया है इनका 2,19,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, प्रीवियस क्वार्टर से तो रेवेन्यू डाउन ही है। आते हैं अब प्रॉफिटेबिलिटी पे। प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप नोटिस करोगे तो इनका इन्वेंट्री पोजीशन बहुत हाई है, जो कि लास्ट ईयर भी इनका मार्च में इन्वेंट्री पोजीशन आई था। उसके कारण क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स में आपको थोड़ा सा इंक्रीज दिख सकता है। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर प्रॉफिटेबिलिटी हमको देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिटेबिलिटी इनका रफली 4 से 5% बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे देखेंगे तो रफली 7 से 8% बढ़ के आया है इनका। और अगर टैक्स वगैरह लगा के कंप्लीट देखने जाएंगे तो इस बार इनको टैक्स का बहुत बेनिफिट मिला है, और करंट क्वार्टर में इनको टैक्स शायद नहीं लग रहा है। मोस्टली ये एडजस्टमेंट्स हैं कुछ। ठीक है, तो लास्ट फाइनल लेवल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन टैक्स एडजस्टमेंट्स के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी लास्ट क्वार्टर से अच्छी खासी बढ़ के आई है। रफली समझ लीजिए 18,000, मतलब वही 15-16% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ के आया है। एंड सेम पीरियड लास्ट ईयर से अगर कंपेयर करेंगे तो वो भी 12-13% बढ़ के आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत इंक्रीज है, बिकॉज टैक्स एक्सपेंसेस इनके कम होके आए हैं। अब टैक्स एक्सपेंसेस कम होने के कारण क्या हो सकता है, सबसे पहला चीज, जियो में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उसकी डिप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होगी। वो डिप्रिसिएशन के कारण इनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा गिर गया होगा। प्लस विंडफॉल टैक्स वगैरह ये सब बहुत कुछ चल रहा था, तो उसके कारण क्या बार बार शफलिंग वगैरह हो रहा था टैक्सेशन का, तो उसके कारण इस पीरियड में हो सकता है इनका टैक्सेशन का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं आया हो। ये एक रीजन वहां पे हो सकता है। तो अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है रेवेन्यू में, बट प्रॉफिटेबिलिटी इन लोगों ने मैनेज करी है। उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके इन्वेंट्री पोजीशंस का है। तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, जो स्टॉक आपने बेचा नहीं उसको आप एज ए इन्वेंट्री आप बैलेंस शीट में लेके चले जाते हो। जब आप बैलेंस शीट में उस आइटम को लेके चले जाते हो तो पीएनएल से वो हट जाता है। तो वो लॉस है कि प्रॉफिट है, वो आपके नेक्स्ट क्वार्टर में एडजस्ट होके आएगा। ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, अब आते हैं इनके सेगमेंट वाइज रिजल्ट्स पे। और अगर हम देखें ओवरऑल, अगर ईपीएस वगैरह सब देखते जाएं तो ठीक है, मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे तो इंक्रीज तो किया ही है ना इन लोगों ने, राइट। अब आते हैं हम इसमें इनके सेगमेंट रिजल्ट्स पे, क्योंकि आपको फिर क्या कंपनी वाइज पता चल जाएगा। देखिए, ऑयल टू केमिकल का बिजनेस गिरा है। ठीक है, मेन डिक्लाइन यहीं पे है, और उसी का इफेक्ट ज़्यादा दिख रहा है। ऑयल एंड गैस ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, ऑयल टू केमिकल जो इनका था उसमें डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, और ये इनका मेन बिजनेस है। तो इसमें डिक्लाइन का ये भी रीज़न हो सकता है कि इस क्वार्टर, पूरे क्वार्टर में ऑयल का कॉस्ट थोड़ा सा कम था कंपेरेटिवली, प्लस इनको जो बेचने का एडवांटेज था वो शायद इनको ना मिला हो। तो और प्लस कुछ कंपनीज ऐसा भी है जो लोग नहीं खरीद रही थी इस रूट से, मतलब इनके चैनल से, तो उसके कारण हो सकता है थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला हो। मेन चीज जो है रिटेल, रिटेल में रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। जियो में भी टू एन एक्सटेंट, डिजिटल सर्विसेज में बेसिकली जियो भी इसमें ही इंक्लूडेड है। और अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो जियो में रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, 2 से 3% का ही है डिजिटल सर्विसेज में। बट रिटेल में इतना खराब मार्केट सिचुएशन में, इतना खराब पैरामीटर्स में भी अगर रेवेन्यू ये ग्रो कर पा रहे हैं 3-4% भी, तो ये अच्छी बात कही जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब चीजों में इश्यूज हैं, पैसे नहीं है लोगों के पास, इकोनॉमी में इशू चल रहा है, फिर भी ये रिटेल ग्रो कर पा रहे हैं। तो वहां पे इनका ग्रोथ तो है, वो मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी वाइज देखेंगे तो देखिए, आपने कम तेल बेचा बट आपने प्रॉफिट ज्यादा कर लिया।
इसका मतलब क्या है, जो रशिया की ऑयल वाली कहानी कही जाती है ना, तो वो रशिया के ऑयल के कारण ही कम तेल बेच के भी प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है इनको। बट वेयर एज ऑयल, ये आपका रिटेल में प्रॉफिटेबिलिटी वही, जितना वहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज था उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज है, और डिजिटल सर्विस में भी सेम चीज़ है, जितना वहाँ पे था वहाँ पे इतना इनका इंक्रीज है। तो ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है इसमें। और प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ, एबिटा लेवल पे, अच्छा यहाँ पे आप देखो डिजिटल सर्विसेज में एबिटा आप देखो 13,000 कुछ करोड़ का है, राइट, और वो सीधा डाउन होके 3,700 करोड़ का ही बच रहा है, मतलब कि ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का सिर्फ डिप्रिसिएशन वैल्यू है, क्योंकि एबिटा का क्या फुल फॉर्म होता है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, नहीं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन अमोटाइजेशन एंड टैक्सेस, ठीक है। एबिटा में क्या होता है, डेप्रिसिएशन एंड अमोटाइजेशन हट जाता है, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस से बचता है। तो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस क्या देखिए, तो मतलब कि 10-12 करोड़ का डेप्रिसिएशन सिर्फ इनके जियो में हो रहा है। और यही मेरा कॉज ऑफ कंसर्न भी है कि आपका 5G में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है बट रेवेन्यू नहीं इंक्रीज कर रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट लॉन्ग टर्म में पड़ेगा, ठीक है। और इसी कारण क्या हमारे बहुत सारे टेलीकॉम कंपनीज बर्बाद भी हो गए थे, क्योंकि उनका कैपेक्स बढ़ते जा रहा था और रेवेन्यू नहीं बढ़ पा रहा था। अब क्या है, प्राइसिंग पावर तो है इनके पास, ये रेट्स बढ़ा देंगे, बट रेट बढ़ा देंगे तो कुछ कंज्यूमर भी लूज कर देंगे, वहां इनको दिक्कत आएगी। अब उसके बाद ओवरऑल देखें तो लास्ट में फाइनल लेवल पे प्रॉफिट आपका ठीक ठाक बढ़ के आया है, और उसमें मेजरली टैक्स का ही है, क्योंकि टैक्स के कारण बहुत एडजस्टमेंट्स इनको मिले हैं, तो उसका बेनिफिट है, तो ठीक है। मतलब क्योंकि करंट टैक्स में आप देखोगे तो कुछ कम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शनल आइटम इनका कुछ एडजस्टमेंट्स होगा, जो जिसके कारण क्या है, टैक्स आपका नेट नेट इनका बच गया है, तो ठीक है। अब उस आइटम को हटा के देखेंगे तो ओवरऑल तो कोई प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, और सेगमेंट एसेट्स वगैरह हो गए, और तो कुछ मेजर डिस्क्लोजर है नहीं। तो ओवरऑल रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देखिए इनके ऑयल में मार्जिन बढ़ा है, बट ऑयल का डिमांड शायद कम है, या चूंकि उसकी वैल्यू ही कम हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यू में नहीं इंक्रीज हुआ है डॉलर के टर्म्स में। अगर आप देखोगे तो पूरा क्वार्टर ऑयल म्यूटेड प्राइसेस में ही था, तो मार्जिन्स बढ़े हैं इनके, मार्जिन्स पॉजिटिव आए हैं, वो एक अच्छा चीज़ है। और रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्लाइन हुआ है, बट ठीक है। बाकी अदर सेगमेंट्स में इन्होंने मार्जिन्स कंसिस्टेंट रखे हैं, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली छोटा ही ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ है। तो जितना स्टॉक अंडर परफॉर्मेंस किया है उतना खराब रिजल्ट नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और एक चीज़ यह ध्यान रखिएगा कि मैंने इसके लिए ना अपने मेन वीडियो में भी लेवल्स बताए थे 2340 एंड 2360, क्योंकि जब तक कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना हो रिजल्ट्स में आपको लेवल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। तो 2340 2360, 2360 के ऊपर इसको मार्केट पॉजिटिवली लेके चलेगा, 2340 के नीचे मार्केट इसको नेगेटिवली लेके चलेगा। चार्ट्स आपको सब कुछ बता देते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा। और 2340 टू 2360 का जोन जो है वो नो ब्रेनर जोन है, उसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, उससे दूर रहना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए।